नमस्कार, राज की बात में आपका स्वागत है। दो शब्दों से कांग्रेस परेशान है। दो शब्द प्रवर्तन निदेशालय, दो शब्द नरेंद्र मोदी। ये दो शब्द जो ऐसा है जिससे कांग्रेस इतनी चिढ़ी हुई है कि वो फिर से उसकी सेटिंग के लिए दो अलग शब्द ढूंढती है, और वो है सुप्रीम कोर्ट। अभी ईडी की छापेमारी हुई। ईडी इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट प्रवर्तन निदेशालय, इसने पहले तो राजस्थान के प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के ठिकानों पर छापेमारी की, और उस छापेमारी के बाद एक समन भेजा अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत के लिए, जो कि अब पूछताछ में शामिल होंगे। अशोक गहलोत परेशान हो गए। पागल होकर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और क्या कहा कि अब केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल हमारे खिलाफ किया जा रहा है, हमें टारगेट किया जा रहा है, क्योंकि राजस्थान में चुनाव है। जहां जहां चुनाव है वहां भारतीय जनता पार्टी टारगेट कर रही है कांग्रेस के नेताओं को, जैसे छत्तीसगढ़ में भी छापे पड़े। ईडी ने कार्रवाई की और हालात ऐसे हो गए हैं कि ईडी के डर से छत्तीसगढ़ के कई लोग राज्य छोड़कर बाहर जा रहे हैं। अब दोनों जगह पर जो कार्रवाई हुई है ये ऐसे ही नहीं हुई है। भ्रष्टाचार इनके अंदर है, भ्रष्टाचार में संलिप्त इनके बच्चे हैं। ईडी जब कार्रवाई करती है, बहाना क्या है? पीएम मोदी इस्तेमाल कर रहे हैं चुनाव के दौरान। अब चुनाव की जहां तक बात है तो चुनाव तो हिंदुस्तान में अलग अलग समय में हमेशा होते रहते हैं, और इसीलिए जब पीएम मोदी ने एक बात कही, वन नेशन वन इलेक्शन, पैनल बनाया, कमेटी बनाई, बैठकें चल रही है, लॉ पैनल की रिपोर्ट सामने आ रही है, तो भी कांग्रेस को परेशानी है। परेशानी इस बात के लिए है कि एक साथ कैसे चुनाव हो सकता है। इसमें भी साजिश की बू आ रही है। पीएम मोदी साजिश कर रहे हैं कि एक साथ सारे राज्यों के विधानसभा का और लोकसभा का चुनाव करवाएं, और फिर विपक्षी पार्टियों के हाथ में कुछ न रहे। उसमें भी साजिश, यानी कि कांग्रेस एक साथ चुनाव नहीं करवाना चाहती है ताकि अपने भ्रष्टाचार को लोगों के सामने पेश करने से बचने के लिए एक शेल्टर का इस्तेमाल करे, चुनाव। यह भी शब्द है जो विपक्षी पार्टियों के लिए बड़ा अनुकूल है। कहीं ना कहीं तो अलग अलग राज्यों में चुनाव होते ही रहते हैं, और इसी अलग अलग राज्यों के चुनाव से बचने के लिए वन नेशन वन इलेक्शन की बात कही गई। लेकिन इससे भी परेशानी है, और इसलिए जब सरकार पर दबाव काम नहीं आया, छत्तीसगढ़ में छापेमारी हुई, लेकिन महादेव ऐप घोटाला, 6000 करोड़ का घोटाला, जिसमें छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल के करीबी लोग शामिल हैं। उनके पॉलिटिकल एडवाइजर विनोद वर्मा से पूछताछ हो चुकी है। उनके 2 ओएसडी, ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी, जो उनके घर पे रहते हैं, उनके ऑफिस में रहते हैं, उनके सबसे नजदीकी हैं, उसको गिरफ्तार किया गया। लेकिन फिर भी बघेल बिल्कुल निर्दोष हैं। हालांकि ईडी को अभी वो मनी ट्रेल खोजने में थोड़ा समस्या हो रही है, और इसीलिए बघेल अभी तक बचा हुआ है, नहीं तो वो भी जेल के अंदर होता। उसी तरीके से शराब घोटाला, जिसमें कांग्रेस के मेयर के भाई तक फंसे हुए हैं, 2000 करोड़ का, फिर भी अशोक गहलोत निर्दोष है, उनके यहां कोई भ्रष्टाचार नहीं है। बघेल निर्दोष है, कोई भ्रष्टाचार नहीं है। यहां तक कि वहां पर कोल ट्रांसपोर्टेशन घोटाला, करीब करीब 3000 करोड़ रुपए का हेरा फेरी, उसमें भी बघेल के पूर्व जो सलाहकार और उनके गुट के लोग हैं वो तो शामिल हैं ही, लेकिन उनके डिप्टी सेक्रेटरी सौम्या चौरसिया, वो भी इसमें शामिल है। 50 करोड़ रुपया पकड़ा गया है सौम्या चौरसिया के यहां से। फिर भी बघेल निर्दोष है। हालांकि अभी ये जो शातिर दिमाग अपराधी और भ्रष्ट नेता हैं वो इसलिए बच रहे हैं क्योंकि इन्होंने चतुराई दिखाई है, और चतुराई दिखाने के कारण हुआ क्या है, ये दूसरे लोगों को बलि का बकरा बनाते रहे। लेकिन अब अशोक गहलोत के घर में ईडी घुस गई है, तो इसलिए बौखलाए हुए हैं। और ये जो ईडी की कार्रवाई है उससे बचने के लिए लोग कर क्या रहे हैं, एक दूसरा रास्ता अपना रहे हैं कि सरकार पर
ये राजनीतिक दबाव बनाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सरकार यानी कि पीएम मोदी भ्रष्टाचार के खिलाफ ईडी की कार्रवाई को रोकेंगे नहीं, चाहे आप जितना चिल्ला चिल्ला कर बोलते रहो कि सरकार बदले की भावना से कार्रवाई कर रही है, यह भारतीय जनता पार्टी की एजेंसी है, लेकिन फर्क नहीं पड़ेगा। भ्रष्टाचार के खिलाफ अभियान जारी रहेगा। तो सरकार जब दबाव में नहीं आई तो इन लोगों ने एक शातिर तरीका अपनाया ईडी को कमजोर करने की। कैसे कमजोर करेंगे? तो यहां पर ईडी की ताकत पर अंकुश लगाने के लिए एक ही जगह है और वो है कोर्ट। और उसमें भी हाई कोर्ट में अलग अलग जगहों से कुछ पिटीशन दायर किए गए और फिर सुप्रीम कोर्ट में याचिकाओं की बाढ़ आ गई। पूरे याचिका एक के बाद एक, मतलब कांग्रेस के नेताओं ने ऐसी सेटिंग शुरू कर दी कि पूरे हिंदुस्तान में अलग अलग जगहों से लोगों को इकट्ठा किया, अपने संबंधियों को, अपने दोस्त जो कि बिजनेसमैन हैं, उन लोगों को कि ईडी को टारगेट किया जाना चाहिए। यहां तक कि नेताओं को, विपक्षी पार्टी के सारे नेताओं को एकजुट किया। पहले ईडी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में इन लोगों ने याचिका दायर की विपक्षी पार्टी के नेताओं के तरफ से कि यहां पर हमारे साथ अन्याय हो रहा है, पॉलिटिकल इशू बन गया। और जब सुप्रीम कोर्ट में इसकी सुनवाई हुई तो साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया, नहीं, ये राजनीतिक दावे सही नहीं है कि सारे विपक्षी पार्टी के नेताओं के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, पर्सनली आप आओ, उसकी सुनवाई करेंगे। इन लोगों को झटका लगा। फिर क्या? फिर एक और स्ट्रेटजी बनाई गई, फिर से पिटीशन और पिटीशन। ये इतने पिटिशनर हो गए, सुप्रीम कोर्ट कंफ्यूज्ड कि क्या ईडी की ताकत को कम करने के लिए जो इतने पिटीशन आ रहे हैं उसकी सुनवाई होनी चाहिए। अब फिर आखिरकार सुप्रीम कोर्ट का कंफ्यूजन खत्म हुआ। नहीं, इन पिटिशनर में जितने नाम हैं उसका सबका संबंध पॉलिटिक्स से नहीं है, क्योंकि इसमें पॉलिटिशियन भी हैं, बिजनेसमैन भी हैं, दूसरे लोग भी हैं। इसमें एनजीओ का सहारा लिया जाता है, एडवोकेट एसोसिएशन का, कुछ एडवोकेट का जो पीआईएल दायर करते हैं। सबको मिलाकर 241 याचिकाएं ईडी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में गई। अब 250 के करीब अगर याचिका आए एक विभाग के खिलाफ तो सुप्रीम कोर्ट को मजबूर होना पड़ा सुनवाई करने के लिए। 3 जजों की बेंच बैठी और उस समय के जो चीफ जस्टिस थे एनवी रमन्ना की बेंच में इसकी सुनवाई हुई। लेकिन ईडी के खिलाफ जो इन लोगों ने आरोप लगाए थे, कोई आरोप सही नहीं लगा, क्योंकि अगर ईडी को ताकत ही नहीं देंगे तो प्रीमियर इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी बनाकर क्या होगा? ये तो उसी तरीके से होगा जैसे कि महिला आयोग, अल्पसंख्यक आयोग, ये आयोग जो हैं जिस तरीके से केवल रिपोर्ट देते हैं, अधिकार कुछ नहीं होता, इनकी रिपोर्ट डस्टबिन में डाल दी जाती है। सरकार चाहे तो उसको इंप्लीमेंट करे, ना चाहे इंप्लीमेंट ना करे। लेकिन उसी तरीके से अगर ईडी को भी बना दिया जाए कि आप केवल एक काम करो, किसी मामले में, मनी लॉन्ड्रिंग का ही मामला क्यों ना हो, उसमें सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्टिगेशन करें, उनको समन न भेजें, गिरफ्तार न करें, संपत्ति कुर्क न करें, संपत्ति अटैच न करें, जब्त न करें, केवल इन्वेस्टिगेशन। यानी कि आप केवल और केवल एक जांच एजेंसी बनकर रहे हैं, अपनी रिपोर्ट दें किसी दूसरी एजेंसी को, वो कार्रवाई करेगी। तो फिर इसके ऊपर सुनवाई हुई और सुप्रीम कोर्ट में यह मसला नहीं चला कि ईसीआईआर जो कि ईडी की एक रिपोर्ट होती है, यानी कि एफआईआर की तरह, वो सार्वजनिक नहीं किया जाएगा। ये उसका दस्तावेज होता है, ये सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कही। और उसके बाद सारा का सारा अधिकारों की जो बात हो रही थी, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया, 3 जजों की बेंच का फैसला, कि अब यह संभव नहीं है कि आपको सुरक्षा देने के लिए ईडी को जब्ती का अधिकार ही ना हो, तलाशी न ले सके, ईडी किसी को गिरफ्तार न कर सके, बेल के खिलाफ वो अपना तर्क न रख सके। इसलिए इन लोगों को फिर झटका लगा सुप्रीम कोर्ट से, और वो जुलाई 2022 में। लेकिन ये बेचैन बैठेंगे कैसे? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में जब तक इनकी सेटिंग सामने ना आ जाए, काम न कर ले, तब तक ये बैठने वाले नहीं हैं। फिर से याचिकाओं का दौर चला और याचिका फिर दायर की गई, रिव्यू पिटीशन, यानी कि 3 जजों की बेंच ने जो फैसला दिया उसका पर पुनर्विचार होनी चाहिए। फिर से
अब सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं दायर की जाने लगी, जिसमें पता चल गया कि कांग्रेस के कुछ नेता जो हैं सेटिंग कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में जब तक उनके पक्ष में फैसला नहीं आएगा, इधर उधर से सेटिंग करते रहेंगे। और ये जो कांग्रेस के 4-5 बड़े नेताओं ने चुपके से पिटीशन डाला था, उसका नाम भी सामने आया। वो अपनी पहचान तो छुपाने की कोशिश करते रहे, लेकिन नाम सामने तो आना ही है, आप पिटिशनर हैं। बहुत खोजने के बाद मिलेगा कि इस मामले में पिटीशन दायर किसने किया, उसमें इंपॉर्टेंट लोग कौन हैं, क्योंकि ये जो 10, 20, 50, 200, 250 पिटीशन है, उसमें ढूंढना बड़ा मुश्किल होता है। इसलिए पता चला कि इस बार जो पिटीशन, रिव्यू पिटीशन डाला गया है, उसमें कांग्रेस के नेता भी शामिल हैं, जैसे गोविंद सिंह डोटसारा, जिनके घर पर ईडी के छापे पड़े हैं। उसी नाम से एक और व्यक्ति हैं, थोड़ा सा अंतर है, यानी कि गोविंद सिंह। ये गोविंद सिंह कौन है? मध्य प्रदेश में नेता प्रतिपक्ष, जो कमलनाथ जब रिजाइन दिए थे नेता प्रतिपक्ष के पद से, तो गोविंद सिंह को वहां नेता प्रतिपक्ष बनाया गया था। और बनाई कौन थी? सोनिया गांधी। उस समय अंतरिम अध्यक्ष थी कांग्रेस की, सोनिया गांधी ने नियुक्त किया था। अब गोविंद सिंह को तो ये बताना ही है कि हम जो हमारे ऊपर एहसान किया है, उसकी कीमत चुकाएंगे। ये भी पहुंच गए ईडी के खिलाफ पिटीशन लेकर सुप्रीम कोर्ट में। दूसरा, जो भ्रष्टाचारियों का सरदार पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदम्बरम, उनके बेटे कार्ति चिदम्बरम, ये दोनों ने पिटीशन दायर किया और कुछ और लोगों को इकट्ठा किया। बार बार पुनर्विचार के बाद फिर से सुप्रीम कोर्ट को लगा इस पर पुनर्विचार करना चाहिए, और फिर सुप्रीम कोर्ट ने एक बेंच बनाई। इसके कौल जस्टिस संजय किशन कौल के नेतृत्व में, और उनमें संजीव खन्ना और बेलायम त्रिवेदी को रखा गया। 3 जजों के बेंच की सुनवाई हुई। एसजी मेहता ने बार बार कहा अब ईडी पर कोई सुनवाई नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जज का 3 जजों की बेंच आपकी भी है। इससे पहले भी 3 जजों की बेंच ही बैठी थी, जिसने ईडी को सारी ताकतों को बनाए रखने के पक्ष में फैसला सुनाया, लेकिन जस्टिस संजय किशन कौल मानने के लिए तैयार नहीं है। ये प्राइमा फेसी ऐसा मामला है जिस पर पुनर्विचार होना चाहिए। तलाशी का अधिकार, जब्ती का अधिकार, संपत्ति कुर्क करने का अधिकार या गिरफ्तारी का अधिकार, ईडी के पास यह सब होना चाहिए या नहीं, इस पर फिर से सुनवाई हुई। हालांकि एसजी मेहता हमेशा मना करते रहे, अलग अलग तर्क दिए, लेकिन फिर इस पर 22 नवंबर को सुनवाई होगी। ये जो कांग्रेस के बड़े बड़े नेता हैं, जैसे सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, चिदम्बरम और गोविंद सिंह, ये सब जो बड़े बड़े नेताओं ने कैसे सेटिंग की है सुप्रीम कोर्ट में, अपने पक्ष में कब तक ये फैसला लेते हैं, ये तो अभी समय का इंतजार है। लेकिन इनकी बौखलाहट जो ईडी से है, उसका वास्तविक कारण तो यही है कि इनको लगता है कि कुछ साल और हम लोग थोड़े चैन से रह सकते हैं। अगर ईडी इसी तरीके से भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई करती रही, तो कांग्रेस में कोई भी बड़ा नेता जो पहले कभी मंत्री रहा हो, मुख्यमंत्री रहा हो, ये बच नहीं पाएगा। सारे भ्रष्ट नेताओं को जेल के अंदर ही भेजा जाएगा, इनकी संपत्ति जब्त होगी। और इसके लिए अब कोर्ट का दरवाजा खटखटा रहे हैं, लेकिन इनकी सेटिंग अब जब भी सामने आई है, और जब अगर इसके खिलाफ फैसला होगा, तो सरकार भी नए कानूनों के साथ सामने आएगी। सुप्रीम कोर्ट डाल डाल, सरकार पात पात, यानी कि मोदी सरकार भी कुछ कड़े कानून बनाएगी, जिसमें सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता है। और यही कांग्रेस की परेशानी का सबसे बड़ा कारण बना हुआ है। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद।